Hello dear students, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel The Physics Kid. I am your tutor Mudassir Bhatt. आज है क्लास 11th ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज जो है हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे। इससे पिछले वाली क्लास में हमने बात की थी अबाउट कैप्लर्स लॉज, जहां पे हमने देखा था कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और उसके बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इनफैक्ट वी सॉल्व्ड अ क्वेश्चन जो इसी साल जो है नीट 2025 में आया था। तो आज की क्लास में हम लोग जो है बेसिकली बात करेंगे अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट बेसिकली इज द स्टेटमेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है पहले हम उसको देखेंगे। ये जो स्टेटमेंट है इसका, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस दुनिया में जो भी एक ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग समझेंगे मैथमेटिकली अभी, लेकिन पहले स्टेटमेंट याद करना है कि ये जो दो बॉडीज है, दो बॉडीज, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट 1 है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 है, तो दिस इज m1, दिस इज m2। इसका मास हम लोग m1 मानेंगे, इसका मास हम लोग m2 मानेंगे, एंड विल से दैट इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। तो हम बोलेंगे ये जो फोर्स है ये डिपेंड करेगा इन दोनों का मास कैसा है। मास ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा, मास कम है तो फोर्स कम रहेगा। और r पे हम देखेंगे अभी, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि जो इन दो पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी है उसके लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम मानते हैं फिलहाल कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक का मास हमने माना m1, एक का मास माना हमने m2, इनके बीच की जो दूरी है वो r है। According to this law, ये जो F है, the force of attraction between two objects, this is directly proportional to m1 into m2, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे m1 m2, and this is again inversely proportional to 1 divided by r square, where r is the distance between these two। ठीक है, तो इन दो के बीच की जो दूरी है उसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन दो का जो मास है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F is proportional to m1 and m2 and F is proportional to 1 by r square। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। When I'll combine these two equations, so what I'll get is I'll get F is proportional to m1 m2 divided by r square। तो ये कुछ मिलेगा मुझे, that is F is proportional to m1 m2 divided by r square। अब यहां पे हम देखेंगे हमारे पास जो फोर्स मिला, अब फोर्स कितना हमारे पास है, फोर्स है बराबर F is proportional to m1 m2 divided by r square, यानी कि F। अब इस फिजिक्स में एक रूल होता है कि जहां जहां आपको क्या मिलता है, wherever you get proportionality, हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, हम लोग उस चीज को हटा के एक कांस्टेंट को पुट करेंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है दैट इज बेसिकली g, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो F is equal to g m1 m2 divided by r square, where g is a constant, जो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद, where g is a constant, where g is a constant known as universal gravitational constant। इस कांस्टेंट का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जिस तरह इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सेम उसी तरह इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये लॉ जो है ये हर जगह वैलिड है, और सिमिलरली ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की ये वैल्यू हर जगह पे होगी, एंड वो वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ये है जी की वैल्यू, यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। तो अभी तक हमने यह देखा, अभी तक हमने देखा कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है,
दोनों का ऑब्जेक्ट जो है उनका एक का मास है m1, एक का मास है m2 और उनके बीच में कुछ दूरी है जिसको हमने फिलहाल r माना है। और हमने ये देखा कि वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद अ फोर्स जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस दैट इज m1 एंड m2 and is inversely proportional to square of the distance between these two bodies, right? ये हमने देखा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होता है जिसका आंसर थोड़ी देर में आएगा कि अगर ऐसा होता है सर कि अगर हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है तो फिर हमें ये अट्रैक्टिव फोर्स क्यों नहीं दिखता? Why can't we feel it? Why can't we see it? जब हम लोग चल रहे होते हैं सड़क पे, why don't we collide with the people? Why don't we collide with the buses, trucks, transport के जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी जो चीजें हैं वो चल रही है, उनके साथ हमारा कोलिजन क्यों नहीं हो रहा है? या अभी भी अगर मुझे मेरे साइड में कोई चीज है तो why is that thing not attracting me or why am I not attracting that object towards myself? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा जहां से ये फोर्स जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे, वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है दैट इज अबाउट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो हमें यहाँ पे पढ़ना है और जिसकी 11th क्लास में अच्छी खासी रेलेवेंस होती है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा कि ये जो F है, F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, और हमने देखा कि ये जो G है, G हमारे पास है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज नथिंग बट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमने ये देखा इस G की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यहां तक ठीक है, क्योंकि अब आप लोग 11th क्लास में हो तो अब कुछ चीजें जो हमारे पास वो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट होती है, लाइक इस G का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो चीज हमें देखनी है। G का जो हमने यूनिट देखा है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब इस G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज m1 L1 T-2 इनटू है मीटर स्क्वायर दैट इज L2 डिवाइडेड बाय है मास की 2 दैट इज m2। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा बराबर m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। ये आप लोग याद रखेंगे, m की पावर -1 L की पावर 3 T की पावर -2। So this is the dimensional formula for universal gravitational constant। कभी कभी 11th क्लास में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा what is the dimensional formula for universal gravitational constant। तो आप चाहे तो इसको सीधा याद कर सकते हैं, बट अगर आपको वैसा नहीं है तो आप इसको इजीली डिराइव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने अभी तक ये देखा, ठीक है भाई इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ये कांस्टेंट है, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है वगैरह वगैरह। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा तो हाउ डू वी डिफाइन इट। अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे पास फोर्स का एक्सप्रेशन बनता है वो आता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अगर मैं बोलूं लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg, तो मैंने m1 और m2 को 1 kg के बराबर कर दिया, और मैं ये मानता हूं कि जो मेरे पास r है दैट इज द डिस्टेंस, उसको भी मैं मानता हूं 1 मीटर। सो r इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी मैंने m1 को 1 kg लिया, m2 को 1 kg लिया और r को लिया 1 मीटर। तो यहाँ पे क्या बनेगा अगर आप देखेंगे, ये जो f है f विल बी इक्वल टू G 1 into 1 divided by 1 into 1 स्क्वायर, so that is equal to G। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो G है G is equal to F, लेकिन कंडीशन ये है m1 m2 और r 1 होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट मास एंड सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि मैंने जब m1 को 1 किया, m2 को 1 किया, r को 1 किया, f की वैल्यू आई G के बराबर। सो आई कैन राइट दैट G is defined as the force of attraction। G is defined as the
force of attraction between two objects of unit mass separated by a unit distance. Between two objects of unit mass separated by a unit distance, यानी कि जब मेरा जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और उनके बीच का जो मास है वो दोनों का जो है वो है 1 kg, राइट। अब आप देखेंगे अगर ऐसा सीन होगा तो इस केस में जो F होगा, इस केस में जो F की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन। तो दैट मीन्स अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है 1 kg और उनके बीच की दूरी है 1 मीटर, तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, रिमेंबर इट इज माइनस 11। तो ये जो माइनस 11 है ये इसको बहुत ही छोटा बना देता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर कि हम लोग जो है आपस में ग्रेविटी को इतना फील नहीं कर पा रहे हैं जितना सन और अर्थ कर रहा है। अर्थ और सन के बीच में अच्छा खासा ग्रेविटेशन है, इसीलिए अर्थ जो है ये सन के अराउंड घूमती रहती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि सन का मास जो है दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 30, अर्थ का मास है 6 इंटू 10 टू द पावर 24। इन दोनों का मास बहुत ही बड़ा है तो इसलिए ये 10 टू द पावर माइनस 11 को खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारा मास क्या होगा 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg, तो वहां 10 टू द पावर माइनस 11 खत्म नहीं होने वाला है। दैट इज वाई दो पार्टिकल्स के बीच का जो मास है, सॉरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक और दैट इज लेस बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, क्योंकि जी की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा छोटी है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है ये फोर्स जो है वो बहुत छोटी रहती है, इसलिए हम इस चीज को फील नहीं कर पाते हैं। हैड द केस बीन, इसीलिए हम लोग जो है गाड़ी को टक्कर नहीं मारते हैं, अट्रैक्शन नहीं करते, ऐसे ऐसे लुढ़कते नहीं जाते, ठीक है ना, बिकॉज जो ग्रेविटी है उसमें एक फैक्टर मल्टीपल होता है और वो फैक्टर जो है वो बहुत ही छोटा है। एंड दैट इज वाई कि हम ग्रेविटेशन को ऐसे आम लेवल पे सड़क पे घूमते घूमते उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं करते हैं अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ हैवी ऑब्जेक्ट, जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इतना याद रखेंगे कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हमको ये बताता है कि इस दुनिया में जो भी ऑब्जेक्ट है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, और वो जो फोर्स है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी जितना आप वो दो मासेस को दूर करोगे एक दूसरे से उतना फोर्स कम हो जाएगा, जितना आप उनको करीब लाओगे उतना फोर्स ज्यादा हो जाएगा। जितना दूर करोगे फोर्स कम, जितना करीब लाओगे फोर्स ज्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। फिर हमने देखा अब अगर हम मास को 1 मानते हैं, m1 को 1 मानते हैं, m2 को 1 मानते हैं, r को भी 1 मानते हैं, दैट मींस यूनिट मास एंड यूनिट डिस्टेंस, उस केस में जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू g, एंड g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, राइट। और याद रखेंगे आप ये बात, ये जो g की वैल्यू है ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैवेंडिश ने जो है इसकी वैल्यू निकाली, कैवेंडिश। तो इसमें न्यूटन का कोई लेना देना नहीं है। तो कैवेंडिश वाज द साइंटिस्ट जिसने हमें क्या दिया था, ये इस g की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, टॉर्च एंड बैलेंस एक्सपेरिमेंट करके, उसमें फिलहाल हमें नहीं जाना, ठीक है। नॉट सी बट वी हैव नेक्स्ट, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी वेक्टर होगा, ये फोर्स है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो है इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम पढ़ेंगे इस स्लाइड में कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस ऑब्जेक्ट का मास है m2, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। तो m1 विल ट्राई टू अट्रैक्ट m2 एंड m2 विल ट्राई टू अट्रैक्ट m1।
फिर हम देखेंगे आगे क्या होने वाला, ठीक है। ऑल द फोर्स दोनों का बराबर होगा क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है, लेकिन हम देखेंगे कैसे क्या होने वाला, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, आई फिक्स सम टर्म्स पहले ही, F12। F12 का मतलब होगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कुछ बुक्स में आप अलग नोटेशन देखोगे तो डोंट वरी अबाउट दैट। सिमिलरली F21 जो होगा, F21 होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। R12 होगा डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, एंड R21 जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 1। अगेन आई विल रिपीट, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, बस आपको पहले उस नोटेशन को डिफाइन करना है, फिक्स करना है। अब F12 हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी 2 जो है वो F1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब F12 जो है वो कुछ इस तरह का होगा, तो दिस विल बी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, बिकॉज 2 विल ट्राई टू अट्रैक्ट द 1 टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसको ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। सिमिलरली F21 विल बी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 यानी कि 1 भी चाहेगा इसको क्या करना, अपनी तरफ खींच के ले आना, तो ये हो जाएगा F21, ठीक है। तो R12 है फ्रॉम 1 to 2 एंड R21 है फ्रॉम 2 to 1। तो अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किसके बराबर आएगा, G एज इट इज, M1 एज इट इज, M2 एज इट इज, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा R स्क्वायर, ले लो आप सीधा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है। अब हमें देखना है डायरेक्शन, तो अब डायरेक्शन इसका क्या होगा, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो कहां से कहां जा रहा है ये, 1 to 2 जा रहा है, तो ऐसे चले जाइए, इट विल गो लाइक दिस। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 कौन सा है, R12, तो वी राइट इट R12 कैप, राइट। क्योंकि फोर्स जो है, इसको थोड़ा सा समझिए, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी के पास होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड Gm1 M2 by R स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। R12 मींस फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि जब ये पार्टिकल, जब ये वाला पार्टिकल इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो ऐसे ही तो जाएगा ना, ये इट विल गो लाइक दिस, बिकॉज़ ये इसको खींच रहा है, ठीक है। ये जब पतंग को काटते हैं ना हम लोग, तो ये इस पार्टिकल को ऐसे खींच रहा है, मतलब दिस पार्टिकल विल गो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, दैट इज 1 to 2, दैट इज F12 जो है दैट विल बी इक्वल टू Gm1 M2 R स्क्वायर इनटू R12। सिमिलरली जो हमारे पास F21 होगा, F21 जो होने का दैट विल बी Gm1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर R21 कैप। तो ये हो गए हमारे पास दो फोर्सेस। अब आप यहां पे देखो, R फिक्स है, R इज फिक्स्ड, राइट। अब जब ये पार्टिकल, जैसे M2 जो है, M2 M1 को ऐसे खींचेगा और M1 M2 को ऐसे खींचेगा, तो ऐसे है कि एक इधर एक इधर, एक इधर तो एक इधर। अब यहां पे मैं ये बोल सकता हूं ना कि जो R1 का जो डायरेक्शन है, R12 का जो डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट ऑफ R21। तो आई कैन से कि जो मेरे पास R12 है दैट इज इक्वल टू माइनस R21, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर ऐसा है तो कैन आई राइट F12 इक्वल टू Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब यहां R12 था, तो R12 की जगह आई कैन से माइनस R21 कैप। अब इस माइनस को मैं जब बाहर करूंगा तो मुझे मिलेगा Gm1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर R21। अब इसको जरा आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये वाली टर्म जो है, जिसको मैंने ग्रीन के साथ बंद किया है, दिस इज नथिंग बट F21। तो दिस इंप्लाइज, यहां से पे लिखता हूं, दिस इंप्लाइज ये जो F12 है दिस इज इक्वल टू माइनस F21, यानी कि जो दोनों फोर्सेस हमारे पास है दैट इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब ये हुआ जितना फोर्स M1 एक्सर्ट करेगा M2 पे, एग्जैक्टली सेम फोर्स यूज करेगा M2 M1 पे, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। तो फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट।
यानी कि जितना फोर्स से m1 m2 को खींचेगा उसी फोर्स से m2 m1 को खींचेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इसको ऐसे खींचेगा, वो उसको ऐसे खींचेगा, ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये ओबे करता है, इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक पे एक्शन एक पे रिएक्शन, यानी कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल आप इतना याद रखेंगे वो फोर्स जो m1 लगाता है m2 पे, एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाता है m2 किस पे, m1 पे, लेकिन बस एक चीज का फर्क है एंड दैट इज डायरेक्शन, यानी कि इसका डायरेक्शन उल्टा होता है, दैट्स इट। So this is the formation of this law in the vector form। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तब शायद ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये आपको याद रखना। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अब अभी तक हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक फोर्स है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जो हमारी दुनिया है, जो हमारा कायनात है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स के पास चार फोर्सेस है जिनको हम बोलते हैं फोर फंडामेंटल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स, ये एक बुनियादी फोर्स है। ठीक है ना, और दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, वो हम अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, क्योंकि इसका जो है हम देखेंगे रेंज बहुत ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा वीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि 11th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और आता है राइट डाउन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। 5, 6, 7, 8 जो है हमने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और इनको समझने की जो है वो कोशिश कीजिए। लिखा है इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, देयर इज नो रिपल्शन। पॉइंट नंबर 1, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने देखा कि जो F है दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये हमने देखा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, क्योंकि हमने जब देखा F जो है, F होता है बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। तो आप इसको किसी भी मीडियम में रखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दिस विल ऑलवेज बी देयर। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज, तो जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो तीसरा हो या ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट कि तीसरी बॉडी है या ना है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, हम आगे देखेंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनसे जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये हम आगे देखेंगे थोड़ी देर के बाद में, भी शायद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस पे बात होगी। इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, हमने देखा इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। जैसे ये m1 था, ये m2 था, तो ऐसे फोर्स आ रही थी ना, या तो इधर या तो इधर। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, अब देखो सन कहाँ, अर्थ कहाँ, कितनी दूरी, तब भी ग्रेविटेशन है। इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, बहुत लंबा चलेगा ये। एंड लास्टली इट फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, जो मैंने आपको अभी दिखाया। F12 जो है दैट इज इक्वल टू माइनस F21, तो ये आपको याद रखना, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, इनको एक बार आप देख लेंगे। ठीक है ना, लेट्स सी नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल बॉल्स ऑफ मास 10 kg ईच आर सेपरेटेड 100 मीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सिंपल सवाल है। m1 जो है, m1 की वैल्यू है 10 kg और m2 की वैल्यू भी है 10 kg, एंड जो r की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो F आएगा बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, m1 की वैल्यू है 10, m2 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय r² मींस 100²। तो ये बनेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। यहां से ये दोनों कैंसिल, तो ये बचेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन। ये 100 ऊपर जाएगा तो -2 बनेगा। सो आंसर इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 न्यूटन, ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, जस्ट टू लेट यू गेट गोइंग। ठीक है ना, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है,
मान लीजिए ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है m2 और इनके बीच की जो दूरी है दैट इज इक्वल टू r। तो जो फोर्स होगा F होगा बराबर G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इफ वन ऑफ द मासेस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, मान लो एक को हाफ कर दिया तो जो m1 डैश होगा दैट इज इक्वल टू m1 बाई 2। तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, तो फोर्स होगा बराबर, उसको F डैश लिखेंगे G। अब m1 की बजाय लिखना है m1 बाई 2, m2 एज इट इज डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये बनेगा G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और आएगा 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 के अलावा ये जो टर्म है ये f1 है या f बोलो इसको, तो f डैश जो है दैट इज इक्वल टू f बाई 2। ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस को हाफ करेंगे तो क्या होगा, मान लो मास इज अ कांस्टेंट, r को हमने हाफ किया तो जो r डैश है दैट इज इक्वल टू r बाई 2। तो जो इसको r डबल डैश बोलो तो f डबल डैश क्या होगा G m1 m2। अब r के बदले लिखना है r बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड दैट इज 4 टाइम्स f। ऐसे कभी कभी जो है ना वैल्यूज गिवन रहते हैं एग्जाम में कि m को चेंज किया, r को चेंज किया, m को कांस्टेंट रखा, r को चेंज किया, r को कांस्टेंट रखा, m को चेंज किया। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि किस चीज को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m मूव अलोंग ए सर्कल, चेक किया रहा है इसमें कि नहीं। टू पार्टिकल्स each of mass m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitation. Find the speed of each particle. क्वेश्चन तगड़ा है। ओके, ये सर्कल है तो इसको हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, चलो मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल यहां पे, दूसरा पार्टिकल यहां पे, दोनों का मास बराबर है, ये रेडियस r, ये रेडियस r। तो इस टाइम पे जब ये दोनों इधर है, इस टाइम पे इनके बीच की दूरी जो है वो 2r है। तो इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा G m1, उसकी जगह m है, m2 की जगह भी m है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इनका है 2r स्क्वायर। तो ये बनेगा G m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। अब जब ये पार्टिकल गोल गोल घूम रहे हैं तो देयर इज अ फोर्स जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उनको घुमाएगा। और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट गेट्स बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, मान लो इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v, तो हम बोलेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा m v स्क्वायर बाई r दैट विल बी इक्वल टू G m स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये इस सर्कल में ये घूम रहा है, ठीक। तो m से m गया, एक r से एक r गया, तो v स्क्वायर जो है, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू G m डिवाइडेड बाई 4r एंड v जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ G m बाई r। क्योंकि 4 का रूट आएगा 2, G एज इट इज, m एज इट इज, r एज इट इज। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ G m डिवाइडेड बाई r। इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या किया, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, दोनों का मास है m। अब ये दोनों पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे। जब ये पार्टिकल्स गोल गोल घूमेंगे तो मतलब इनका कौन सा फोर्स घुमाता होगा, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो होता है बराबर m v स्क्वायर बाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे रेडियस r है। अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन। Two particles each of mass m move along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction। तो ये लोग मूव ही कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, इसलिए हम लिखेंगे mv स्क्वायर को बराबर करेंगे g mm बाई r स्क्वायर के। तो यहाँ r स्क्वायर की जगह आएगा 2r, क्योंकि इन दो का डिस्टेंस पहले देख रहे हैं, उसमें 2r आएगा और रेडियस सर्कल का r ही है, वो अलग है।
तो mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। एक m से एक m गया, r से एक r गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई 4r। तो v आएगा बराबर अंडर रूट ऑफ जी एम बाई 4r, 4 निकलेगा बाहर, ये बनेगा 1/2। तो आंसर आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ जी एम बाई r। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If mass m is split into two parts, small m and capital M minus small m, which are then separated by a distance, the ratio of m upon m that maximizes the gravitational force between two parts is। देखिए क्वेश्चन कैसा है। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, आई ब्रोक दिस ऑब्जेक्ट। एक पार्टिकल का मास रखा मैंने स्मॉल m एंड दूसरे का रखा मैंने कैपिटल M माइनस स्मॉल m, क्योंकि दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो वापस आएगा कैपिटल M, और इनके बीच की जो दूरी है सपोज वो r है। अब क्वेश्चन ये है कि इस m और कैपिटल M यानी कि स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी ताकि ये जो फोर्स है ये मैक्सिमाइज हो जाए। हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फंक्शन का अगर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा देखना है तो सबसे पहले आपको उसका निकालना है डिफरेंशिएशन df। जो भी फंक्शन होगा उसका स्लोप निकालेंगे, उसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, वो वैल्यू डालेंगे। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैक्सिमा है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा। ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या होगा, इन दो पार्टिकल्स के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आएगा बराबर g। एक मास है स्मॉल m, दूसरा मास है कैपिटल M माइनस स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी है r स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो g है, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो चेंज नहीं होने का। r हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास मास जो है वो वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक मास को तोड़ के दो इसमें डिवाइड कर रहे हैं। दैट मींस वी आर बेसिकली चेंजिंग द मास, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसमें हम ये बहस नहीं लगाएंगे कि सर मास तो कांस्टेंट है, ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे क्या करें, बड़े मास को दो छोटे छोटे मास में तोड़ रहे हैं। तो ये हो गया एक मास, ये हो गया दूसरा मास। तो हम क्या करेंगे, इफ यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा, हम लोग df बाई dm करेंगे और उसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ मास वेरिएबल है। g आएगा बाहर, r स्क्वायर भी आएगा बाहर, अंदर बचा d बाई dm ऑफ, इसको मल्टीपल करो आपस में, स्मॉल m कैपिटल M माइनस m स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा g बाई r स्क्वायर, इसका आएगा कैपिटल M, इसका आएगा माइनस 2m, और इसको 0 के बराबर। अब g है कांस्टेंट, वो तो 0 हो नहीं सकता। r हमने फिक्स किया है, वो भी कांस्टेंट, 0 है, नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा कैपिटल M माइनस 2m जो है वो 0 के बराबर आएगा। मतलब कैपिटल M इज इक्वल टू 2m, मतलब कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m इज इक्वल टू 2। लेकिन हमें निकालना है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M जो है दैट विल बी इक्वल टू 1/2, दैट इज 1:2। ऑप्शन नंबर ए 1:2। इस क्वेश्चन में आपको बस इतना पहचानना है कि कौन सी चीज जो है यहाँ पे वेरिएबल है। अक्सर हमें बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मास तो कांस्टेंट है, तो हाउ कैन वी टेक मास एज अ वेरिएबल। बट यहाँ पे क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि हम लोग एक बड़े मास को तोड़ के छोटे मासेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हियर इट इज गिवन दैट मास जो है दैट इज वेरिएबल, राइट। इसलिए हमने लिखा df बाई dm। और यहाँ पे आप देखो, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यू कैन इजीली गेट इट नेगेटिव टर्म, तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमा ही होगा। ठीक है ना, उसको भी कर लेते हैं। तो हमारे पास आया ये, हमारे पास जो df बाई dm है, df बाई dm जो आया हमारे पास फाइनल, दैट इज g बाई r स्क्वायर कैपिटल M माइनस 2m। अब d2f डिवाइडेड बाई dm स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू g बाई r स्क्वायर, इसका आएगा 0 माइनस 2, ये बनेगा माइनस 2 g बाई r स्क्वायर। दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब ही जो है यहाँ पे मैक्सिमा है, जो आपको नहीं चाहिए, हमें बस ये रेशियो चाहिए था, m बाई m जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। Now let's see the next one. Okay, तो this is I think all, ये कुछ questions थे इसमें जहाँ पे हमने ये देखा। तो that's it, yes. Okay, तो this was today's class, जहाँ पे हमने बात की थी about universal law of gravitation, जहाँ पे हमने ये देखा
ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि जो ग्रेविटेशन का जो फोर्स है दैट इज बेसिकली अ फंडामेंटल फोर्स एंड इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। और हर कोई ऑब्जेक्ट दुनिया का जो है वो एक और दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance। तो आप याद रखेंगे इन शॉर्ट F जो है that is proportional to m1 m2 divided by r square, और we can say F जो है that is equal to g m1 m2 divided by r square, where g की जो वैल्यू है that is 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आप लोग प्लीज याद रखेंगे। और बाकी फिर हमने देखा कि हाउ डू वी चेंज दिस g की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ g, इट इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास व्हिच आर सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क है, देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फिर हम देखेंगे हाउ डज द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज, एंड फिर एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इस जी के बीच में, जिस पे अक्सर जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज।